नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। कभी वह अपने माँ बाप को याद करके खूब रोता, पर न कोई उसके आंसू पोंछने वाला था और न ही उसकी पीड़ा को समझने वाला। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे विनय बड़ा होता गया, उन लोगों का अपने प्रति व्यवहार उसको समझ में आता गया। धीरे धीरे उसने घर आना बंद कर दिया। अब छुट्टियों में वो एक्स्ट्रा क्लास ही ले लिया करता था। उसने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। वह आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहता था, परंतु उसकी तैयारी के लिए उसे बहुत समय और पैसे की जरूरत थी। वह वो कहाँ से लाता? इसलिए उसने पहले पुलिस में भर्ती होना ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उसने सोच लिया था कि वह मामा मामी के पास जाएगा जरूर, लेकिन कुछ बन जाने के बाद, और उसके बाद उनके सारे कर्ज भी वो चुका देगा, सारे एहसान भी चुका देगा जो उस पर आज तक उन लोगों ने किए हैं। अपनी जीतोड़ मेहनत और आत्मविश्वास के फलस्वरूप वह पहली ही कोशिश में पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। ट्रेनिंग पूरी कर जब वह वर्दी में घर लौटा तो मामी उसे देखती रह गई। उसे पता नहीं था कि विनय पुलिस में भर्ती हो गया है, इसलिए अचानक से उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर उनके मुंह से बोल भी नहीं फूटे। मामा जी उस वक्त घर पर नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मामी जी ने खुद को संयत कर कहा, अरे विनय, अंदर आओ बेटा। उनके मुंह से पहली बार अपने लिए बेटा सुन विनय के होठों पर फीकी सी मुस्कान फैल गई। नहीं मामी जी, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा समय नहीं है। वैसे मैं आपसे इतना कहने आया हूँ कि मैं आज से आपको अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करता हूँ। आपने आज तक जो भी मेरे लिए किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकूँ। इसलिए आगे मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। अगर ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस नाचीज़ को याद ज़रूर करिएगा। आपके एहसानों का बदला मैं ज़रूर उतारना चाहूँगा। इतना कहकर बिना रुके वह वहां से चला गया। मामी जी अपना सा मुंह लिए दरवाजे पर खड़ी उसे सिर्फ जाती हुई देखती रही। उस दिन से आज तक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही कभी घर वालों के बारे में जानने की कोशिश की। मगर जब आज सुधा ने इतने प्यार और अपनेपन से उसे भाई कहा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, कोई बिछड़ा हुआ अपना मिल गया हो जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था। इधर बिना भाई की बहन सुधा भी विनय को भाई के रूप में पाकर बहुत खुश थी। एक तरीके से दो अपूर्ण लोगों ने मिलकर एक रिश्ते को पूरा कर लिया था। शाम अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो चली थी। जहां कुछ समय पहले अस्त होते सूर्य की लालिमा बिखर रही थी, वहीं अब अंधकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया। विनय भी अपनी पुलिस टीम के साथ नाइट ड्यूटी पर जा चुका था। इधर कंचन को दवाइयों का असर था या कुछ और, वह सुबह से बेहोश सी सो रही थी। शाम को जब सभी लोग खाना खा पी कर निवृत्त हो गए, तब सुधा ने जाकर कंचन को जगाया। उठो छोटी, खाना खा लो। अभी इस वक्त खाना? हाँ, सभी लोग खा चुके हैं, तुम भी खा लो। दवाई भी तो लेनी है ना। खाना बन गया क्या? उसने आश्चर्य से पूछा। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे भी आज पता नहीं क्या हो गया, कितना भी सो लूं नींद कम ही पड़ जाती है। कंचन ने बड़ी ही मासूमियता से मुंह बनाते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं छोटी, दवाइयों की वजह से तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम जितना सोओगी उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अब ज्यादा बात नहीं, चुपचाप खाना खाओ। सुधा ने प्यार से कंचन को डांटते हुए कहा। कंचन ने खाने की थाली ली और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाकर उसने दवाई ली और फिर से गहरी नींद के समंदर में गोते लगाने लगी, बिना इस फिक्र के कि किसी की रातों की नींद और चैन उसकी वजह से हराम हो चुके हैं। इधर सारी रात ड्यूटी करने के बाद चौथे पहर विनय वापस चौकी में आ गया। आकर उसने पुलिस यूनिफॉर्म उतारी और सोने के लिए वो चद्दर उठाकर छत पर चला गया। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास जो कोलाहल से उसकी नींद खुली, तो अंगड़ाई लेकर वह जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी नज़र सामने की छत पर कपड़े फैलाती कंचन पर पड़ी।
किसी सफेद कमल की जैसी सफेद साड़ी में लिपटी कंचन कपड़े फैलाने में इतनी मगन थी कि सामने की छत पर उसे एकटक देखते हुए विनय पर भी उसकी नजर नहीं गई। कपड़े फैलाने का तार थोड़ा ऊंचा होने की वजह से वह पैरों पर पंजों के बल खड़ी हो उचक उचक कर कपड़े डाल रही थी, जिससे उसकी कमर बार बार पल्लू से झांकने लगती। शायद कोई छोटा कपड़ा था जो ऊपर तार तक नहीं पहुंच रहा था। उसको इस तरह बार बार प्रयास करते देख करके एकदम से विनय की हंसी छूट गई। उसके हंसने से कंचन का ध्यान विनय की तरफ गया। उसे अपनी तरफ देख वह एकदम से छेप गई। क्या हुआ कंचन जी, मैं मदद कर दूं? विनय ने हंसते हुए कहा। उसके इतना बोलते ही कंचन घबरा कर नीचे चली गई। उसकी इस अदा पर एक बार फिर से मर मिट गया विनय। आपने तो सुबह बना दी देवी जी, बड़बड़ाते हुए विनय भी नीचे की तरफ चला गया। क्या हुआ सर, बड़े नजर आ रहे हो। सुबह सुबह कोई खूबसूरत सपना देख लिया क्या? उसको मुस्कुराता देख चंपालाल ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अरे नहीं यार, सपने में नहीं, मैंने तो हकीकत में उसे देख लिया। किसे देख लिया आपने हकीकत में? चंपालाल के इतना बोलते ही विनय का ध्यान अपनी कही हुई बात पर गया। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे यार, मैं तो गांव की खूबसूरती की बात कर रहा था। कितनी खूबसूरत है ना ये गांव। और इस गांव की खूबसूरती सो तो है साहब। चंपालाल ने उसकी बातों से सहमत होते हुए कहा। चंपालाल के सिर हिलाते ही वह वहां से खिसक लिया। इधर नीचे आकर अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी कंचन सोच रही थी, ये पुलिस वाले साहब मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देखते हैं। मुझसे तो कोई भी सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता, और ये मुझे देखकर हंस रहे थे। क्यों? इस क्यों का जवाब उसने खुद ही ढूंढ लिया। शायद ये साहब अभी तक ये नहीं जानते कि मैं विधवा हूं। जिस दिन पता चल जाएगा उनका व्यवहार भी औरों जैसा ही हो जाएगा। विधवा, ये सब याद आते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। हया से चमकती आंखों में उदासी ने अपना डेरा डाल लिया। अपने कमरे से निकल वह खाना बनाने में जेठानी जी की मदद करने के लिए रसोई घर की तरफ चली गई। सुधा को पता था कंचन की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कंचन को मना भी किया था, पर सासू माँ के डर से वह खाना बनाने आ ही गई। कुछ समय बाद विनय भी नहा धोकर उसके घर की तरफ निकल आया। आते ही उसने सुधा को आवाज दी, सुधा दी, कहाँ हो आप? उन्होंने भी प्रत्युत्तर में आवाज दे उसे रसोई की तरफ बुला लिया। रसोई में सुधा और कंचन को एक साथ काम करते देख उसने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है, राम लखन की जोड़ी एक साथ। उसकी इस बात पर सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बताओ, क्या खाओगे आज? जो तुम्हें पसंद हो आज हम वही बनाते हैं। चलो चाय बना देती हूँ, पहले पियोगे ना? जी सरकार, जरूर पीऊंगा, पर आपके नहीं, अपने हाथ की। तुम्हें चाय बनानी आती है? अरे क्या बात कर दी सरकार, यह पूछिए कि आपके भाई को क्या नहीं आता। अदा के साथ अपने कॉलर ऊपर करते हुए विनय ने कहा। अब आप हटिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। आप जब तक आराम से बाहर जाकर बैठिए। ठीक है, माँ जी के लिए भी बना लेना, वह भी मंदिर से आती होंगी। जब तक मैं बाबूजी के कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। इतना कहकर सुधा रसोई से निकलकर कमरे की तरफ चली गई। कंचन मुंह फाड़े आश्चर्य से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये भाई बहन कब से बन गए। उनको इस तरह सोच में डूबा देख विनय ने उसे आवाज लगाई, कंचन जी। विनय की आवाज के साथ ही कंचन की तंद्रा टूटी। जी जी। पहली बात तो ये कि आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना उसमें मक्खी घुस जाएगी। और दूसरी बात, मुझे चाय बनाने का सामान दीजिए। असमंजस की स्थिति में फंसी कंचन चाय बनाने का एक एक करके सामान निकालकर विनय को देने लगी।
उसकी तरफ बिना देखे चाय बनाते हुए विनय ने कहा, कंचन जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? एकदम से उसके इस तरह पूछने पर एक बार फिर कंचन हड़बड़ा गई। न नहीं, नहीं तो। अरे अरे, पूछ लो जो पूछना है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। बताइए आपको क्या पूछना है? अ, आपको आपको कैसे पता कि मुझे कुछ पूछना है? उसकी हड़बड़ाहट पर एक बार फिर से विनय मुस्कुरा पड़ा। क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, लोगों के चेहरे के भावों को पढ़ लेता हूँ। फिर आपकी तो आंखें ही आपके दिल की चुगली करती हैं। विनय ने बड़े ही दिलकश अंदाज में कहा। दिल शब्द सुनते ही कंचन का दिल जोर जोर से धड़क कर फुल स्पीड में धड़कने लगा। आज तक उससे किसी ने इस तरह से बातें नहीं की थी। अभी वह अपने धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी कि विनय चाय में चीनी डालते हुए बोल पड़ा, कंचन जी, आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं जाने की जल्दी है क्या इसे, जो इतनी तेजी से भाग रहा है? कंचन ने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर पलके झुकाए हुए कहा, मैं मैं अभी आती हूँ। पर आपको पूछना क्या है वह तो पूछ लेती। कुछ नहीं, उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा और इसके साथ ही वह करीब दौड़ने वाले अंदाज से रसोई से बाहर की तरफ निकलकर भाग गई। एक बार फिर विनय खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, क्या लड़की है यार, जहां बाकी लड़कियां पास आने को बेकरार रहती हैं, वहीं इसे भागने की जल्दी लगी रहती है, जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा। वैसे कुछ भी हो कंचन जी, आपकी इसी अदा पर तो फिदा है हम। इधर चाय बनकर तैयार हो गई तो विनय ने 3 कप में चाय डालकर बैठक की तरफ बढ़ गया, जहां सुधा कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। 1 कप सुधा के लिए चाय रखकर 1 कप खुद उठा लिया और 1 कप ढककर वहीं पर रख दिया सुधा की सास के लिए, और दोनों भाई बहन बैठकर चाय पीने लगे। तभी सुधा ने कहा, विनय, तुम्हारा गांव कौन सा है? इतना सुनते ही विनय फिर से मायूस हो गया। विनय का मायूस सा चेहरा देखकर सुधा ने बात को संभालते हुए कहा, क्या है ना, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी कहीं देखा है। वो क्या है ना, बचपन में हमारे गांव में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक बच्चा रहता था। शायद जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो वो भी मेरी ही क्लास में था। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लगता था। उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। इतना सुनते ही विनय सुधा की तरफ देखकर बोला, दीदी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव यही कस्बे के पास शाहपुर। उसके उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। क्या? शाहपुर? अरे दीदी, वही तो मेरा भी गांव है। क्या? देखा, मैंने सही पहचाना तुझे। इसका मतलब तू मेरी ही क्लास का वो शैतान बच्चा था। पर शायद एक आध क्लास के बाद तो तू स्कूल छोड़कर ही चला गया था। हाँ दीदी, मैं वही शैतान लड़का था। फिर तू छोड़कर क्यों चला गया था? और उसके बाद तो शायद गांव में कभी दिखाई भी नहीं दिया। हाँ दीदी, जब मैं छोटा था, शायद दूसरी क्लास में हूँगा, तब मेरे मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं अपने मामा मामी के पास चला गया और मैं वहीं रहने लगा। मामा मामी ने 5वीं क्लास तक तो मुझे अपने पास रखा। उसके बाद 6th क्लास में ही उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। जब भी मैं हॉस्टल से कभी घर आता था तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं घर में आया हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे घर आना ही बंद कर दिया, और शायद इसीलिए आपने मुझे उसके बाद गांव में कभी देखा नहीं। और मैं भी खुद अपने गांव में कभी गया ही नहीं। वैसे मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे वो बहन दे दी जो शायद बचपन में मेरे साथ खेलती थी। वह अलग बात है कि शायद मैं बहुत छोटा था, या उसके बाद मेरी परिस्थितियाँ कुछ अलग रही जिससे मुझे आप याद नहीं हो। सॉरी दीदी। अरे, इसमें सॉरी की क्या बात है? मैंने तो जिस दिन तुझे पहली बार देखा था उसी दिन मुझे लग रहा था कि मैंने तुझे कहीं ना कहीं तो देखा है। आज मैंने सोचा तुझसे पूछ ही लेती हूँ,
इसलिए मैंने पूछ लिया। देखा कितनी अच्छी बात है, तूने तो मुझे अनजाने में ही दीदी बनाया था और मैं तेरी सच में ही दीदी निकली। और दोनों भाई बहन हंसने लगे। इतने में सुधा की सास आ गई और दोनों को हंसता देखकर बोली, सच में दीदी निकली मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, कौन किसकी दीदी निकली? सुधा ने चाय का कप अपनी सास को पकड़ाते हुए कहा, वो माँ जी, विनय मेरे ही गांव का है। तो हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े थे। जब मैंने विनय को पहली बार देखा था तो मुझे लग रहा था कि इसको मैंने कभी देखा है, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच में ये वही विनय होगा। पहली और दूसरी क्लास हम दोनों ने साथ में पढ़ी, लेकिन दूसरी क्लास में ही विनय स्कूल छोड़कर चला गया था और अपने मामा मामी के पास रहने लग गया था। उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। जब इसे पहले दिन मैंने देखा तो मुझे लगा लड़का तो मुझे कहीं ना कहीं देखा हुआ सा लगता है, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद मेरा वहम है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। आज मैंने ऐसे ही विनय से पूछ लिया तो मुझे पता चला कि सच में विनय वही लड़का है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। और हम एक ही गांव के हैं तो हम दोनों सच में ही भाई बहन हुए ना, है ना माँ जी? वैसे भी विनय, मेरे भी कोई भाई नहीं है, तो अब तो तुम्हें मेरे भाई के सारे फर्ज निभाने होंगे। अरे दीदी, कैसी बातें करती हैं? यह भी कोई कहने की बात है? जब दीदी बोला है तो सारे फर्ज निभाऊंगा, आप चिंता मत करो। चाय खत्म करके जब विनय जाने लगा तो उसे कंचन की याद आई। उसकी आंखें कंचन को ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी से दूर से आते संगीत की धुन उसके कानों में पड़ी। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। विनय खुशमिजाज, व्यवहार कुशल लड़का था, हर किसी के साथ घुल मिल जाता। यह बात अलग थी कि वह अपने व्यवहार से अपने परिवार वालों का दिल में थोड़ी सी जगह भी नहीं बना पाया। यह टीस रह रहकर उसके सीने में उठती थी। पर सुधा से भाई बहन का रिश्ता जोड़ने के बाद 20 दिन में ही उसका रिश्ता 20 साल जितना गहरा हो गया था। अब उनकी बात आप तुम जैसे शब्दों से ऊपर जाकर तू तक आ गई थी। कंचन अभी भी विनय के लिए एक पहेली ही थी। हाँ, इन 20 दिनों में माताजी के बनावटी अपनेपन को भी वह भली भांति समझने लगा था। कभी कभी उसे यह आभास भी होता कि उन्हें कंचन का विनय के सामने आना भी शायद पसंद नहीं है, इसलिए वह भी हमेशा कोशिश करता कि माताजी के सामने वह कंचन से दूर ही रहे। उससे कंचन का बुझा चेहरा देखा नहीं जाता था। जितना वह कंचन के करीब आने की कोशिश करता, कंचन उतनी ही दूर हो जाती। पर वह भी कब हार मानने वाला था। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके वर्तमान में खुशियां लाने के लिए उसके अतीत को जानना ही होगा। उसकी जावांजी और दिलेरी की वजह से आपराधिक घटनाएं कम हो रही थी। कई बदमाश दबोच लिए गए तो कुछ अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। जब भी विनय के पास टाइम होता, वह कंचन के यहाँ पहुंच जाता। कंचन को देखे बिना उसके मन ही नहीं लगता था। अब तो 2 बजे थी वहां जाने की। आज भी जब वह शाम के समय सोकर जागा तो कंचन के घर की तरफ चला गया। आज उसके सिर में सुबह से ही दर्द हो रहा था। अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी सिरदर्द में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। उसने कंचन के घर पहुंच आंगन में बैठी उसकी सासू माँ को नमस्कार कर उनकी बगल में ही वो कुर्सी डालकर बैठ गया। उनकी सासू माँ भी उससे हालचाल पूछने लगी। तब तक सूखे कपड़े लिए सुधा भी नीचे आ गई। कपड़ों को पलंग पर रख उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ विनय, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी। अरे, ऐसे कुछ कैसे कुछ नहीं? तेरी आंखें तो देख, कितनी लाल हो रही हैं। मैं बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है। चाय पी ले, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। तू रुक, मैं अभी चाय चढ़ा कर आई। माँ जी, आपके लिए भी चाय बना लूं? नहीं बहू, मैं राम सिंह के यहाँ जा रही हूँ। 4 चक्कर लगा चुका है, जाकर देखूं क्या काम है। इतना कहते हुए सासू माँ उठकर बाहर की ओर चली गई। सुधा खड़ी होती उससे पहले ही विनय आकर उसके पास बैठ गया और उसे भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। दीदी, आप कहीं मत जाओ।
विनय ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, अच्छा नहीं जाती चाय बनाने, पर तेल लाने दे, अच्छी सी चंपे करती हूँ तेरे। तेरा सिर का दर्द सिर पर पैर रख करके दूर भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, कहते हुए विनय एक तरफ हो गया। सुधा तेल लाकर उसके सिर की मालिश करने लगी। मालिश करते हुए ही उसने कंचन को आवाज लगाई, छोटी छोटी जरा 2 कप चाय बना देना। जी दीदी, कहती हुई छोटी रसोई घर में चली गई और सुधा हल्के हल्के हाथों से विनय के सिर को दबाने लगी। उसकी मालिश से विनय को काफी हद तक राहत महसूस हो रही थी। दर्द कम होते ही विनय की उटपटांग बातें फिर से शुरू हो गई। यार दीदी, आप पहले क्यों नहीं मिली? कितना मिस किया मैंने आपको। अच्छा, बातें बनाने तो कोई तुझसे सीखे, सुधा ने उसके कान खींचते हुए कहा। विनय चिल्लाकर बोला, छोड़ दीजिए सरकार, कान टूट गए तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। उसकी इस बात पर सुधा हंस पड़ी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को एक बार यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।